जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं एसपी सिंह साइंस विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। साइंस के प्रीवियस वीडियो पर आप लोगों ने 2-3 वीडियो आप थ्योरी के देखे हैं और 4-5-6 वीडियो आपके क्वेश्चनों की श्रृंखला पर पड़ी हुई हैं। आते हैं आज हम आपके सामने एक थ्योरी से संबंधित चर्चाएं और करते हैं, प्लस क्वेश्चनों की भी इस चैप्टर पर आपसे चर्चा करवाते जाएंगे। तो आपको अभी 20 तारीख के एग्ज़ाम पर, पेट के एग्ज़ाम पे कहीं न कहीं इन चैप्टरों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो पहला जो चैप्टर था उसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैंने एक चैप्टर आपसे पढ़ाया था स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र का। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है पाचन तंत्र। आते हैं इस पाचन तंत्र पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो पाचन तंत्र में एक शब्द आ रहा है सिस्टम। सिस्टम शब्द का मतलब होता है, या तंत्र शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। और ऑर्गन को बोला जाता है अंग, अर्थात अंगों का समूह ही क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। एक शब्द यहां पर आ रहा है पाचन। पाचन को अंग्रेजी में बोला जाता है डाइजेशन। क्या बोला जाता है? डाइजेशन। अगर मैं आपसे पाचन की बात करूं, पाचन क्या है, तब आप बताएंगे। जैसे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप जानते हैं कि हम लोग मुख्यतः कितने प्रकार के भोज्य पदार्थ करते हैं। तब आप बताएंगे कि हम लोग मुख्यतः 7 प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं। और ये 7 प्रकार के भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आप बताते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले नंबर पर आप बताते हैं कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर किसको बताते हैं? तब आप बताते हैं प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन। तीसरे नंबर पर क्या लेते हैं? तब आप बताते हैं लिपिड। चौथे नंबर पर क्या लेते हैं? तब आप बताएंगे विटामिन। क्या लेते हैं? विटामिन। 5वें नंबर पर क्या लेते हैं? तब आप बताते हैं वाटर। इसके बाद आप क्या लेते हैं? तब आप बताएंगे मिनरल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? मिनरल्स लेते हैं। अगला एक नंबर और आता है, कुछ बुकें इसे मानती हैं, कुछ बुकें इसे नहीं मानती, न्यूक्लिक एसिड या आनुवांशिक अम्ल को। और आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है डीएनए और दूसरे का नाम क्या होता है? तब आप बताते हैं आरएनए। तो हम जो भी भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वाटर, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, अर्थात ये 7 प्रकार के भोज्य पदार्थ खा रहे हैं। इन भोज्य पदार्थों को हम इसको अपने शरीर के अंदर इसी रूप में नहीं अवशोषित कर लेते। इनको हमें क्या करना पड़ता है? पचाना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि चावल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो चावल को अगर हम चावल के रूप में ले रहे हैं तो उसको हम उसी रूप में अवशोषित नहीं कर सकते। जैसे दाल में आप जानते हैं प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो प्रोटीन को हम प्रोटीन के रूप में उसी रूप में स्टोर नहीं कर सकते, इसे दूसरे रूप में हमें परिवर्तित करना होता है। इसी तरीके से लिपिड, फैट जो भी हम लेते हैं, इसको हम अपने शरीर के अंदर इसी रूप में स्टोर नहीं कर सकते, इसको भी हमें दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है। कहने का मतलब हम लोग एक जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में कोई भी भोजन लेते हैं और जटिल भोज्य पदार्थ को हमें दूसरे रूप में परिवर्तित करना है। कहने का मतलब क्या है? पाचन की परिभाषा क्या निकल के आएगी? आप बताएंगे जटिल आघुलनशील। जटिल आघुलनशील भोज्य पदार्थ को, जटिल आघुलनशील भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल, किसमें? सरल घुलनशील, किसमें? सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। फिर से सुनिएगा, हमने आपसे कहा कि जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से
सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। हमने यहाँ पर आपको परिभाषा बताया कि सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ में एंजाइम की सहायता से परिवर्तित करना पाचन कहलाया। तो हमें अपने शरीर के अंदर पचाने की किसको जरूरत होती है? हमें अपने बॉडी के अंदर 3 भोज्य पदार्थ को पचाने की जरूरत होती है। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये 3 भोज्य पदार्थ को हमें अपने बॉडी के अंदर पचाने की जरूरत होती है। विटामिन, वाटर, मिनरल और न्यूक्लिक एसिड, इन भोज्य पदार्थों को हम किस रूप में लेते हैं? तब आप बताएंगे कि इनको हम ऑलरेडी पचित अवस्था में लेते हैं, इनको हमें अपने बॉडी के अंदर पचाने की जरूरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा कराऊं, जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तब आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई एक श्रृंखला होती है या एक संरचना होती है, और इनका एक निश्चित अनुपात होता है। कितना? 1:2:1 का अनुपात होता है। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हमें दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है। और किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तब आप बताएंगे कि इसको हम लोग लेते हैं ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करते हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में परिवर्तित करना है तो इसको परिवर्तित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम की। अर्थात अगर हमने चावल लिया तो एक जटिल भोज्य पदार्थ है, इसको हमने किस में परिवर्तित किया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज कैसा भोजन हो गया? सरल। कौन परिवर्तित करवा रहा है? एंजाइम। कौन परिवर्तित करवा रहा है? एंजाइम परिवर्तित करवा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे प्रोटीन की चर्चा करूं तो प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको दूसरे रूप में परिवर्तित करना होगा। अब किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तब आप बताएंगे अमीनो एसिड के रूप में। किस रूप में परिवर्तित करते हैं? अमीनो एसिड। अर्थात इसको हम किस रूप में परिवर्तित करते हैं? अमीनो अम्ल के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। कौन परिवर्तित करवाएगा? तब भी आप बताएंगे कौन परिवर्तित करवाएगा? एंजाइम। कौन परिवर्तित करवाएगा? एंजाइम इसको परिवर्तित करवाएगा। तीसरे नंबर पर अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो अगर हम ले रहे हैं लिपिड या वसा ले रहे हैं तो वसा को भी हमें परिवर्तित करना होगा। और वसा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तब आप बताएंगे फैटी एसिड के रूप में। किस रूप में परिवर्तित करते हैं? फैटी एसिड के रूप में परिवर्तित करना होता है। इसको परिवर्तित करने के लिए भी कौन काम करेगा? एंजाइम काम करेगा। कौन काम करेगा? एंजाइम। हमने अभी आपसे कहा कि हमको अपने बॉडी के अंदर केवल और केवल 3 भोज्य पदार्थ को पचाने की जरूरत है। और ये 3 भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तब आप लोगों ने हमसे कहा कि पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर प्रोटीन और तीसरे नंबर पर कौन सा है? लिपिड। कार्बोहाइड्रेट को हमें किस रूप में परिवर्तित करना है? ग्लूकोज। प्रोटीन को हमें किस रूप में परिवर्तित करना है? अमीनो एसिड। और लिपिड को किस रूप में परिवर्तित करना है? फैटी एसिड के रूप में। इसको परिवर्तित करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या निकलते हैं? एंजाइम। लेकिन हमने ये जो भोज्य पदार्थ खाया, इसको खाने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर जहां से गुजरता है, अब प्लस एंजाइम कहां से निकलते हैं? अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ये पाचन तंत्र है, ये मुख्य रूप से कितने भागों में बटा होता है? तब आप बताएंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। और ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तब एक भाग का नाम आप बताएंगे आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। अब दूसरे नंबर पर क्या होता है? तब आप बताएंगे सहायक पाचक ग्रंथियां। कौन सी होती हैं? सहायक पाचक ग्रंथियां। और ये सहायक पाचक ग्रंथियां, और पहले नंबर पर क्या है? आहार नाल। आहार नाल को अंग्रेजी में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। और इसे सहायक पाचक ग्रंथियों को बोला जाता है नेसेसरी या एसेसरी ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? एसेसरी ग्लैंड्स।
एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 3 ग्रंथियां आती हैं, और ये 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तब आप पहले नंबर पर बताएंगे सलेवरी ग्लैंड्स। कौन सी आती है? पहले नंबर पर आती है सलेवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथि आती है? सलेवरी ग्लैंड्स। दूसरे नंबर पर कौन सी ग्रंथि आती है? तब आप बताएंगे कि दूसरे नंबर पर आता है हमारे बॉडी का लीवर। क्या आता है? लीवर। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? तब आप बताएंगे पैनक्रियाज। क्या आता है? पैनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड को हिंदी में बोला जाता है लारीय ग्रंथि। क्या बोला जाता है? लारीय ग्रंथि। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत। क्या बोला जाता है? यकृत। और पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोला जाता है? अग्न्याशय। ये तीनों ग्रंथियों से निकलता है क्या? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। और जो ये आहार नाल है, ये आहार नाल क्या है? तब आप बताएंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई लंबी, सकरी व पतली, लंबी, सकरी व पतली एक नलिका पाई जाती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फीट की। कितनी होती है? 33 फीट की। या कुछ बुकें इसे नोट करती हैं 8 से 10 मीटर। कितनी नोट करती हैं? 8 से 10 मीटर। अर्थात मनुष्य के मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई लंबी, सकरी, पतली नलिका ही क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है, जिसकी लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 33 फीट की। कितनी है? 33 फीट की। और इसके अंदर भोजन कहाँ कहाँ से होकर जाता है? तो 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई। कहाँ कहाँ से होकर भोजन आ रहा है? अगर मैं इसकी आपसे चर्चा करवाऊं, अगर मैं चर्चा करूं तो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर जाता है। तब आपको बताया जाता है कि ये हमारे फर्स्ट पार्ट पर आता है। कहाँ पर? तब आप बताएंगे कि आता मुख गुहा में। कहाँ पर आता है? मुख गुहा में। इसके बाद मुख गुहा से कहाँ पर आता है? तब आप बताएंगे कि मुख गुहा से आता है पैनक्रियाज में। कहाँ पर आता है? पैनक्रियाज में। मुख गुहा से आता है ग्रसनी में। कहाँ पर आता है? ग्रसनी में। अर्थात मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो आहार नाल से कहाँ कहाँ पर भोजन जा रहा है? पहले नंबर पर आप बताएंगे मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा में आया। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरे नंबर पर कहाँ पर आएगा? तब आप बताएंगे ग्रसनी में। कहाँ पर आएगा? ग्रसनी में। दूसरे नंबर पर कहाँ पर आ रहा है? तब आप बताएंगे ग्रसनी। ग्रसनी को अंग्रेजी में बोला जाता है फायरिंग्स। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? तब आप बताएंगे ग्रास नली। कहाँ पर आता है? ग्रास नली। ग्रास नली को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे ईसोफाइगस। क्या बोला जाता है? ईसोफाइगस। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? तब आप बताएंगे आमाशय में। कहाँ पर आता है? आमाशय। और आमाशय को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे स्टोमच। क्या बोला जाता है? स्टोमच। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? तब आप बताएंगे छोटी आंत में। कहाँ पर आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? बड़ी आंत में। कहाँ पर आता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसी पार्ट का नाम क्या है? तब आप बताएंगे माउथ एंड माउथ कैविटी। क्या है? माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा इसी का एक नाम और है, आप बताएंगे बक्कल कैविटी। क्या नाम है? बक्कल कैविटी। इसके बाद इसका एक नाम और है, आप बताएंगे ओरल कैविटी। क्या नाम है? ओरल कैविटी। ये किसके 3 नाम हमने आज के सामने बताया? तब आप बताएंगे कि माउथ एंड माउथ कैविटी, दूसरे का नाम है बक्कल कैविटी, तीसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। पीछे जहां पर भोजन आता है
इस पार्ट का नाम होता है ग्रसनी। क्या नाम होता है? ग्रसनी। और ग्रसनी को क्या बोला जाता है? फायरिंग्स। ये एक नली जो दिखाई दे रही है, इस नली को बोला जाता है ग्रास नली। क्या बोला जाता है? ग्रास नली। इस ग्रास नली की लंबाई कितनी है आप बताएंगे? 25 सेंटीमीटर की। कितनी है? 25 सेंटीमीटर की। इसके बाद भोजन कहां पर आया? तब आप बताएंगे स्टोमच में। कहां पर आया? स्टोमच के अंदर। स्टोमच को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे आमाशय। इसके बाद ये कौन सा पार्ट है? तब आप बताएंगे लीवर। कौन सा है? लीवर। और लीवर को क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे यकृत। ये कौन सा पार्ट है? तब आप बताएंगे अग्न्याशय का। कौन सा? अग्न्याशय का। इसके बाद यहां से भोजन आता है कहां पर? तब आप बताएंगे छोटी आंत में। कहां पर आता है? छोटी आंत में। छोटी आंत को अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद भोजन कहां पर आता है? बड़ी आंत में। कहां पर आता है? बड़ी आंत में। कहने का मतलब यहां से मुख गुहा से लेकर और ये लास्ट जो पार्ट है, इसी पार्ट का नाम होता है गुदा द्वार। क्या नाम होता है? गुदा द्वार। अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है एनस। अर्थात मुख से लेकर गुदा द्वार तक भोजन आता है और इसको यहाँ से होते हुए पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से मुख एवं मुख गुहा में आया, फिर आया ग्रसनी और ग्रास नली में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तब आप बताएंगे मुख एवं मुख गुहा से। आते हैं, चर्चा करते हैं। अब मैं अगर आपसे चर्चा करूं कि इन सब पार्टों का एक एक पार्ट पर मैं अगर एक्सप्लेन करूं, तो पहले नंबर पर जो पार्ट आता है उस पार्ट का नाम क्या है? तब आप लोगों ने कहा माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी के अंदर जो भी भोजन आ रहा है, इसको दूसरे आप लोगों ने नाम अभी बताया कि इसका नाम क्या है? तब आप लोगों ने कहा ओरल कैविटी। क्या नाम है? ओरल कैविटी। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तब आप बताएंगे कि इसके अंदर पहला चीज तो पाया जाता है दांत। क्या पाया जाता है? दांत। इसके अंदर क्या पाया जाता है? दांत। दूसरा इसी के अंदर पाई जाती है जीभ। क्या पाई जाती है? जीभ। तीसरा माउथ एंड माउथ कैविटी के अंदर ही निकलती है लार। क्या निकलती है? लार। लार कहाँ से निकलती है? तब आप बताएंगे लारीय ग्रंथ से। कहाँ से निकलती है? लारीय ग्रंथ से। आते हैं फर्स्ट पार्ट की। अगर मैं आपसे दांत की चर्चा करवाऊं तो दांत के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? तब आप बताएंगे 32। कितनी होती है? 32। अगर मैं आपसे कहूं कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तब आप बताएंगे ओडोंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। जो दांत से संबंधित अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, तब आप बताएंगे विषमदंती। कैसे होते हैं? विषमदंती। प्लस जहां पर गड़े रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? तब आप बताएंगे गर्तदंती। क्या बोला जाता है? गर्तदंती। विषमदंती, गर्तदंती। विषमदंती का क्या मतलब है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो दांत पाए जाते हैं ये मुख्यतः कई प्रकार के, और कितने प्रकार के होते हैं? तब आप बताएंगे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? तब आप बताएंगे कृंतक, दूसरे नंबर पर आता रदनक, तीसरे नंबर पर आता अग्रचवर्णक, और चौथे नंबर पर आता है कौन सा? चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इंसीजर, दूसरे को बोला जाता है क्रेनाइन, तीसरे को बोला जाता है प्रीमोलर, और चौथे को क्या बोला जाता है? मोलर। क्या बोला जाता है? मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और ये दांत की अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के दांत हैं, इनके लिए क्वेश्चन अगर कभी कह दिया जाए कि वयस्कों में दंत का सूत्र क्या होता है, तब आप बताएंगे
21 23 बटा 21 23 कितना होता है? 21 23 बटा 21 23। अर्थात पहले नंबर पर जो आ रहा है, अगर मैं आपसे काउंटिंग करूं तो 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8। अगर 8 8 में जोड़ूं तो कितना हो रहा है? 16। अभी आपसे मैंने चर्चा किया कि वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आपने कहा 32। अभी मैंने आपके सामने 16 बताया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये दांतों की संख्या कितनी है? आधी है। अगर मैं आपके सामने कहूं कि दांतों की जब भी काउंटिंग की जाती है सदैव कहां से की जाती है, तब आप बताएंगे आधे से। कहां से की जाती है? आधे से। इसका मतलब इस जगह से दांत इधर की तरफ हैं तो 8 दांत ऊपर इधर हैं, तो 8 दूसरी तरफ भी होंगे, कितने हो जाए? 16। नीचे अगर मैं चर्चा करूं तो 8 एक तरफ हैं तो दूसरे तरफ भी कितने हो जाएंगे? 8। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। अर्थात अगर मैं इसी का दुगना कर दूं तो कितना हो जाएगा? 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। दूसरे टर्म से अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि टोटल दांतों की संख्या कितनी है, तब आपने कहा 32। लेकिन प्रकार कितने हैं, तब आप बताए 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसीजर, दूसरा क्रेनाइन, तीसरा कौन सा? प्रीमोलर, और चौथा कौन सा? मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और कौन सा? चवर्णक। अगर मैं आपसे इसकी चर्चा करूं तो ये जो पहले नंबर पर लिखा ये पहले वाले को बता रहा है, जो दूसरे वाले नंबर पर लिखा दूसरे को, ये तीसरे वाले को, और ये कौन सा? चौथे वाले को बता रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे कि 2 एक तरफ हो गए तो 2 दूसरी तरफ, नीचे 2 हैं तो दूसरी तरफ भी 2 हो जाए। 2 और 2 कितना हो रहा है? 4। 2 और 2 कितना हो रहा है? 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। अर्थात इंसीजर दांतों की कुल संख्या कितनी है? 8। और इंसीजर का मेन काम क्या है, अर्थात कृंतक का काम क्या है, तब आप बताएंगे कि कृंतक का मेन काम है, कृंतक का काम है किसी भी चीज को कुतरना। क्या है? किसी भी चीज को कुतरना। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करूं क्रेनाइन की, तो क्रेनाइन वाले में एक अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी एक, नीचे अगर एक है तो दूसरी तरफ भी एक, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं कि इनका मेन काम क्या है, तो इनका मेन काम है चीड़-फाड़ करना। क्या है? चीड़-फाड़ करना। इसके बाद अगर मैं आपके सामने कहूं कि तीसरा कौन सा है, तब आप बताएंगे प्रीमोलर। कौन सा है? प्रीमोलर। और प्रीमोलर के लिए कितना हो जाएगा? 2 एक तरफ तो 2 दूसरी तरफ, 2 एक तरफ तो 2 दूसरी तरफ, 2 और 2 कितना हो जा रहा? 4। 2 और 2 कितना हो जा रहा? 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि प्रीमोलर का काम क्या है, तब आप बताएंगे भोजन को चबाना। क्या है? भोजन को चबाना। अगर इसी तरीके से मैं आपके सामने चर्चा करूं कि मोलर क्या है, मोलर की संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 3 एक तरफ तो 3 दूसरी तरफ, 3 नीचे तो 3 दूसरी तरफ, तो 3 और 3 कितना हो जा रहा? 6। 3 और 3 कितना हो जा रहा? 6। 6 6 कितना हो जा रहा? 12। अर्थात 8 8 16 4 20, 20 10 30 2 32। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंसीजर की कुल संख्या कितनी है, इंसीजर की कुल संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 8। क्रेनाइन की कुल संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 4। प्रीमोलर की कुल संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 8। और मोलर की कुल संख्या कितनी है, तब आप बताएंगे 12। अच्छा, क्वेश्चन का भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विजडम टीथ कौन से हैं, अर्थात बुद्धि के दांत कौन से हैं, तब आप बताएंगे कि बुद्धि के दांत मोलर हैं। कौन से हैं? मोलर। और इनका मेन काम क्या है, तब आप बताएंगे कि भोजन को पीसना। क्या है? भोजन को पीसना। अर्थात जो भी हमने भोजन लिया, भोजन को हम दांतों की सहायता से क्या कर रहे हैं? चबा रहे हैं प्लस पीस रहे हैं। लेकिन इनको सबको कार्य करवाने में कौन सहायता करवा रहा है, तब आप बताएंगे कि इनको सहायता करवा रही है लार। कौन सहायता करवा रही है? लार। लेकिन कभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे
कि ये तो वयस्कों के अंदर हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि बच्चों में दंत का फार्मूला कितना होता है, तो बच्चों में आप बताएंगे, बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए सूत्र क्या होता है, तब आप बताएंगे कि 21/2/21/2। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों में कितने ऐसे दांत होते हैं जो जीवन में दोबारा निकलते हैं, तब आप बताएंगे 20। कितने होते हैं? 20। अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो 2 1 3 2 कितना हो जा रहा? 5। 2 1 3 2 कितना हो जा रहा? 5। 5 अगर एक तरफ है तो 5 दूसरी तरफ, 5 अगर एक तरफ है तो 5 दूसरी तरफ, अर्थात 10 दांत ऊपर और 10 दांत नीचे। 10 और 10 कितना हो जा रहा है? 20। अर्थात मनुष्य के 20 दांत क्या होते हैं? जीवन में दोबारा निकलते हैं। यह बच्चों का दंत फार्मूला है। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं पूछूं कि इंसीजर की कुल संख्या कितनी होगी, तब आप बताएंगे 2 + 2 2 + 2, अर्थात कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जा रही? 8। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रेनाइन की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तब आप बताएंगे 1 + 1 1 + 1, अर्थात कितनी हो जाएगी? 4। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रीमोलर की संख्या कितनी हो जाएगी, तब आप बताएंगे 0। कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं आपके सामने कहूं मोलर की, तो 2 + 2 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 4 8 8 8 16 4 20, अर्थात 20 दांत क्या होते हैं? जीवन में क्या होता है? दोबारा निकलते। इसके बाद अगर मैं आपसे चर्चा करवाऊं तो आप जानते हैं